हैव विद अस तहसीन पूनावाला। जनरली लोग कंफ्यूज हैं, तहसीन की विचारधारा क्या है? माई प्लान इज कि भारत को अगले 50 साल के लिए हाउ यू विल डू इट? आप कैसे करेंगे इसको? आप तो किसी सरकार का हिस्सा नहीं है, आप किसी पद पर नहीं है, ना आप सांसद हैं, ना आप विधायक हैं, तो आप इसको कैसे करेंगे? नहीं, लेकिन मैं इस वक्त ये मुद्दे उठा रहा हूँ क्योंकि विपक्ष को ये मुद्दे उठाना चाहिए, सरकार को इस पर काम करना पर चाहिए। विपक्ष तो आपको सुन ही नहीं रहा। और विपक्ष कौन है? ऑल्टरनेटिव क्या है, मुझे बताइए ना। राहुल गांधी वेरी क्लोज टू यू, राइट? प्रियंका गांधी वेरी क्लोज टू यू। सो समटाइम्स कभी आपने सोचा है मैं राहुल गांधी को बैठ के बताऊं कि भाई विपक्ष के मुद्दे होने चाहिए, आप विपक्ष के नेता हैं, यदि एलओपी ये मुद्दे हैं, इसको क्यों नहीं उठाते? विपक्ष के मुद्दे होने चाहिए। क्या जॉर्ज सोरोस का कांग्रेस के साथ कोई कनेक्शन है? टेल मी समथिंग अबाउट राहुल गांधी। लोग कहते हैं कि वो एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, True. लेकिन एक अच्छे नेता नहीं है। डू यू एग्री? कांग्रेस क्या अगर ऐसे ही चलता रहा फिर तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी। तो कोऑर्डिनेशन होना कांग्रेस खत्म हो जाएगी तहसीन, अगर ऐसे ही चला। चाहिए। कांग्रेस खत्म। राहुल गांधी का राजनीतिक भविष्य क्या है? तहसीन की ममा तहसीन को आने वाले 10-12 सालों में कहाँ कैसे देखना चाहती हैं? वेलकम यू ऑल, पॉडकास्ट विद पूर्णिमा में आप सभी का एक बार स्वागत करती हूँ और आज मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन। वी हैव विद अस तहसीन पूनावाला। तहसीन, वेलकम। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक हाउ यू। इज द वेदर? वेदर इज गुड, थोड़ी ठंड है, थोड़ी बारिश है, वेदर अच्छा है। हाउ इज द पॉलिटिकल वेदर दीज डेज? पॉलिटिकल वेदर वही है जैसे बाहर है, थोड़ी सर्दी है। दोनों पार्टीज के बीच में, विपक्ष और सरकार के बीच में एक कोल्ड वाइब है, कोल्ड एनर्जी है, तो लग रहा है। और देश रो रहा है। देश रो रहा है, बारिश हो रही है, देश रो रहा है। व्हाई डू यू थिंक सो? जिस तरह से पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया, मुझे लगता है गलत था। पार्लियामेंट चलना चाहिए था, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था देश के लिए। सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो बांग्लादेश पर देश को बताए प्लान बी क्या है। एनजीओ चला रहा है बांग्लादेश, एक एनजीओ चला रहा है बांग्लादेश। सीरिया में हमारी इन्वेस्टमेंट्स है, उस इलाके में हमारे लोग हैं, क्या है प्लान बी सीरिया को लेकर? कोई बातचीत ही नहीं। पार्लियामेंट को एक अखाड़ा बना दिया है, ये इनको धक्के मार रहे, वो उनको धक्के मार रहे। पार्लियामेंट में गंभीर बातें होनी चाहिए, गंभीर विषयों पर डिबेट होना चाहिए, आगे की रोड मैप होनी चाहिए, कोई बातचीत ही नहीं है। नॉर्थ इंडिया में कैंसर पैंडेमिक है, पूरे भारत में एक हार्ट अटैक पैंडेमिक है, कौन सी बातचीत हो रही इन चीज़ों पर? कोई बातचीत ही नहीं हो रही है। तो पार्लियामेंट की गंभीरता मुझे लगता है धीरे धीरे कम हो रही है। आप सोचिए, 50,000 रुपये का एक बंडल मिला, पूरे पार्लियामेंट को स्थगित कर दिया पूरे दिन के लिए। 50,000 रुपये का एक बंडल मिला, ये कोई इशू होता है? सरकार भाग रही है डिबेट से, विपक्ष गलत मुद्दे उठा रही है, देश का नुकसान हो रहा है। लेकिन कौन नहीं चलने दे रहा है फिर पार्लियामेंट? चलाना तो सरकार की जिम्मेदारी है। अरुण जेटली जी ने कहा था, ऑपोजिशन की नहीं। ऑपोजिशन गलत मुद्दे उठा रहे। उद्योगपति का मुद्दा थोड़ी मुद्दा है देश का, सरकार उसमें जॉर्ज सोरोस का मुद्दा ला रही है। देश के मुद्दे है बेरोजगारी, देश के मुद्दे है बांग्लादेश, सीरिया, देश के मुद्दे है इकोनॉमिक डाउनटर्न। पॉपकॉर्न 5%, 12%, 18%, 28%। ये मतलब जो जीएसटी को स्वर्गवासी मनमोहन सिंह जी ने कंसीव किया था, एक सिंपल टैक्स, उसको एक एक्सटॉर्शन टैक्स बनाया सरकार ने। एक्सटॉर्शन टैक्स, आपके ऑक्सीजन पे जीएसटी है, आपके कफन के ऊपर जीएसटी है, और उसके बीच में जो अगर आप जीते हो तो हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी है, लोन के ऊपर सेस के ऊपर जीएसटी। क्या लगाया है? आर वी इन अ काइंड ऑफ हेल्थ क्राइसिस यू फील? हेल्थ क्राइसिस, टैक्स टेररिज्म हो रहा है देश में, हेल्थ क्राइसिस है। पूरे उत्तर भारत में कैंसर पेंडेमिक चल रहा है, पोल्यूशन का एक मुद्दा है सारे उत्तर भारत की स्टेट्स के अंदर, हार्ट अटैक का पेंडेमिक पूरे देश के अंदर है, सुसाइड का पेंडेमिक चल रहा है हमारे देश में, सबसे हाई सुसाइड्स हो रहे हैं। कौन सी सरकार इसके ऊपर बैठ रही है? नौकरियां कहाँ है? और उसके अलावा इन चीज़ों के ऊपर टैक्स टेररिज्म हो रहा है हमारे देश के अंदर। ये जितने भी बाबू है फाइनेंस मिनिस्ट्री के, टेररिज्म के ऊपर उठ रहा है, टैक्स टेररिज्म के ऊपर। तो ये सरकार देश के लिए कुछ भी अच्छा नहीं कर रही, आपको लगता है? नहीं, सरकार थोड़े बहुत काम करती, कोई भी सरकार बुरी नहीं होती, लेकिन इस सरकार को फाइनेंस समझ में ही नहीं आता है, मैक्रो इकोनॉमी समझ में नहीं आता, इकोनॉमी डाउन टर्न ले रहा है। आप देखिए, इंटरेस्ट रेट्स आरबीआई ने नहीं काटा है। जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तब तक नौकरियां कैसी बनेगी? अच्छा मुझे बताइए, फ्यूचर 50 साल के लिए कौन सा आप नींव डाल रहे हो ताकि नौकरियां बने? फ्यूचर ऑफ इंडिया होगा एआई, फ्यूचर ऑफ इंडिया होगा क्वांटम। एआई में हम जॉब्स का क्रिएट करें। जितने भी एआई फिनटेक कंपनीज है, ये सारी दुबई के अंदर रजिस्टर हो रहे हैं। इंडिया में कौन से रजिस्टर हो रहे? एआई के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट का
एक्चुअल पॉलिसी क्या है। अगर ऐसा है तो फिर हम पांचवी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी कैसे बन गए और तीसरी अर्थव्यवस्था बड़ी बनने का कैसे सपना देख रहे हैं? इकोनॉमी इज नॉट मनी, मनी इज अ मीडियम टू कंडक्ट द इकोनॉमी। इकोनॉमी होता है गुड्स और सर्विसेज, और गुड्स और सर्विसेज में हम कहाँ हैं? अगर आपका जीएसटी का कलेक्शन इतना हाई होगा, अगर आपका गुड्स और इतना पॉपुलेशन, इसकी वजह से गुड्स का कंजम्पशन होगा, सर्विसेज होगी, और आप कफन के ऊपर टैक्स लोगे, तो ऑब्वियसली आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी। इज दैट क्वालिटी इकोनॉमी ग्रोइंग? आपकी डिस्पैरिटी कितनी है? आपकी पर कैपिटा इनकम कितना है देश का? आपकी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी तो है हमारी, और वो 3rd लार्जेस्ट हम बनेंगे, उस पर मुझे गर्व है, लेकिन पर कैपिटा इनकम में हम 120th 130th पे है। दैट इज द प्रॉब्लम। हाउ डू यू इंक्रीज द पर कैपिटा इनकम? वो चैलेंज है। जीएसटी तो आपका 150 करोड़ का पॉपुलेशन है, तो आपके गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम होगे तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा, हर सर्विस के ऊपर टैक्स लगेगा। उसके अंदर भी आप कॉम्प्लिकेशन ला रहे हो, पॉपकॉर्न सॉल्टेड और पॉपकॉर्न कैरेमल के अंदर आप कॉम्प्लिकेशन। So since you've been close to Congress, Tehseen, I don't know if you're still close Very to Congress. close. Very close. So generally लोग कंफ्यूज हैं, तहसीन की विचारधारा क्या है अभी? विचारधारा क्या है? What's your mindset? माई प्लान इज कि भारत को अगले 50 साल के लिए इस वक्त एक फाउंडेशन डालने की ज़रूरत है। पूर्णिमा, इस वक्त जिनके बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे, जो यंगस्टर्स है, वो ऐसा कुछ नहीं सीखेंगे स्कूल में जो अगले 20, 25, 30 साल में रेलिवेंट होगा, कुछ नहीं। हमें सिखाना, हमारे अगले जॉब्स आएंगे क्वांटम कंप्यूटर्स और एआई से, और जब तक हम उसमें आगे नहीं बढ़ेंगे, भारत प्रगति नहीं करेगा, हमारी जितने भी गेन्स है ये पीछे चली जाएंगे। एआई के होने के माध्यम से पूरी दुनिया बदल जाएगी। क्वांटम कंप्यूटर्स जब एक रियलिटी ऑलरेडी हो चुके, जब वो मेन स्ट्रीम में आएंगे, द वर्ल्ड एज वी नो इट विल चेंज। हम 150 साल तक जिएंगे, हमारी है, बट हम उसके लिए कर क्या रहे? हमारा रिसर्च क्या है? चाइना क्वांटम कंप्यूटर बना रहा, आईबीएम ने बनाया, गूगल ने बनाया, यूरोप बना रहा, अमेरिका बना रहा, हम कहाँ बना रहे? बिना क्वांटम कंप्यूटर के हमारी इंटरनेट सिक्योरिटी कैसी होगी? बिना क्वांटम कंप्यूटर के लिए हमारे हेल्थ का रिसर्च कैसा होगा? बिना क्वांटम कंप्यूटर के लिए हम वो सारे स्टेप्स कैसे ले पाएगी जिसके लिए हमारा भविष्य उज्जवल हो? बट हाउ यू विल डू इट? आप कैसे करेंगे इसको? आप तो किसी सरकार का हिस्सा नहीं है, आप किसी पद पर नहीं है, ना आप सांसद हैं, ना आप विधायक हैं, तो आप इसको कैसे करेंगे? नहीं, लेकिन मैं इस वक्त ये मुद्दे उठा रहा हूँ क्योंकि विपक्ष को ये मुद्दे उठाना चाहिए, सरकार को इस पर काम करना चाहिए। विपक्ष तो आपकी सुन ही नहीं रहा। और सरकार ही काम कर नहीं रही, और सरकार काम नहीं करी, सरकार आपकी सुनना तो चाहेगी तो नहीं। अब ऐसी एक विपक्ष की जरूरत है देश को जो सही मुद्दे उठाए। तो विपक्ष कौन है? ऑल्टरनेटिव क्या है, मुझे बताइए ना। राहुल गांधी वेरी क्लोज टू यू, राइट? very प्रियंका गांधी वेरी क्लोज टू यू। सो समटाइम्स कभी आपने सोचा है मैं राहुल गांधी को बैठ के बताऊं कि भाई विपक्ष के मुद्दे होने चाहिए, आप विपक्ष के नेता हैं, यदि एलओपी ये मुद्दे हैं, इसको क्यों नहीं उठाते आप? विपक्ष के मुद्दे होने चाहिए जो इस वक्त सेशन में था, मैं दोबारा से कह रहा हूँ, न्यू एज जॉब्स, विपक्ष की नौकरी होनी चाहिए। पानी बह गया ना तहसीन, संसद का ये सत्र खत्म हो गया, अगला सत्र आएगा बजट सत्र, उसमें फिर हंगामा होगा, लेकिन मुद्दे तो फिर सरकार भागेगी, फिर विपक्ष मुद्दे उठा नहीं रहा, और सरकार विपक्ष कहता है सरकार भाग रही है। चर्चा कहाँ हो रही है? चर्चा तो कहीं नहीं हो रही। और सरकार को मैट पे लाना इतना आसान है, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं। उन्होंने इतना मेस करते रखा है, खास करते इकोनॉमी में। निर्मला सीतारमन मैम की मिनिस्ट्री ने इतना मेस करते रखा है, आज देश के अंदर इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रहे। आज आप पूछो, हर एक व्यक्ति जो 80 करोड़ और 100 करोड़ से ऊपर जिसके पास एसेट्स है, वो दुबई में घर खरीद रहा है, सिंगापुर में घर खरीद रहा है। टैक्स टेररिज्म हो रहा है। आपके जीएसटी वाले देखो, आपके टैक्स वाले देखो। आप बताइए, इस हमारे मुल्क के अंदर, मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ, जीएसटी की बात नहीं कर रहा हूँ, करीबन राउंड फिगर 6 से 7 करोड़ लोग इनकम टैक्स भरते, रिटर्न्स फाइल करते हो, 3 करोड़ लोग इनकम टैक्स भरते। 100 करोड़ का गुरुग्राम में घर आता है, सारा बिक जाता है 1 घंटे के अंदर। ऐसे कैसे हो सकते हैं? आप टैक्स नहीं बढ़ाइए और टैक्स रेट कम कीजिए। जो लोग टैक्स भरते हैं, आपके जैसे ईमानदार लोग, आपके कैमरा मैन के जैसे ईमानदार लोग, जिनका टैक्स कटते आता है, उन्हीं पे आप भार क्यों डाल रहे हो? आप देखिए, अगर आपको 100 रुपया खर्च करना है, आप अगर 35 रुपये टैक्स ब्रैकेट में हो, 18 रुपया जीएसटी, आपको 160 रुपया कमाना होगा 100 रुपया खर्च करने के लिए। और आपके टैक्सेस है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के जैसे, सर्विसेज है चौथे और थर्ड वर्ल्ड कंट्री की तरह। अगर इस ऑफिस के बाहर भगवान ना करे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, एम्बुलेंस नहीं पहुंचेगी उसको उठाने और अस्पताल ले जाने के लिए। एम्बुलेंस आएगी तो स्ट्रेचर नहीं होगा, स्ट्रेचर आएगा तो वार्ड बॉय को आएगा नहीं उसको कैसे उठाने का। तो ये दिक्कत है। अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड टैक्स ले रहे हो तो फर्स्ट वर्ल्ड सर्विसेज दीजिए। पर ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जहाँ पर टैक्सेस नहीं है पर सर्विसेज हैं। करेक्ट, जैसे मिडिल ईस्ट, दुबई है, दुबई है, और दुबई ये कहता है कि दुबई के लोग ये कहते हैं कि टैक्सेस नहीं है और उनके लिए वो बहुत अच्छी जगह है रहने के लिए। बट द पॉइंट इज कि दुबई और इंडिया में डिफरेंस है ना, करेक्ट, पॉपुलेशन
और यहाँ मैन्युफैक्चरिंग से लेके इन्वेस्टमेंट से लेके बहुत सारे ऐसे डिफरेंस दोनों कंट्रीज तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आप देखिए, क्या मैन्युफैक्चरिंग में ईज ऑफ बिजनेस हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है। वो जो रेटिंग्स दिखाते हैं वो अलग बात है। आप ऑर्डिनरी बिजनेसमैन को पूछे, देयर इज नो। बाबू आ जाते हैं आपके पास। मैं दोबारा से कह रहा हूँ, टैक्स टेररिज्म हो रहा है, छोटे छोटे। 2014 से पहले करप्शन नहीं था? बिल्कुल था, आज भी है। कितना ज्यादा था? आज भी है, आज बढ़ गया है लेकिन करप्शन। आज उस करप्शन की बात नहीं होती क्योंकि लोग डरते हैं सरकार को क्योंकि ईडी की रेड हो जाएगी, उद्योगपति डरते हैं। और ईडी का जो दुरुपयोग हो रहा है ये, और इसमें मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी दोष देता हूँ, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, इस तरह के कानून पास हो रहे कि यू आर गिल्टी अंटिल यू प्रूव योरसेल्फ इनोसेंट। ईडी के कानून क्यों बने थे? क्या बिजनेसमैन को हैरेस करने के लिए? मैं पॉलिटिशियंस की बात कर ही नहीं रहा हूँ ताकि मैं बायस नहीं लगूँ। ईडी के कानून बने थे, स्वर्गवासी अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, यूएन में इसकी चर्चा हुई थी कि हमें टेररिज्म के खिलाफ एक और टेरर फंडिंग के खिलाफ कानून चाहिए। उसके बाद 9/11 की घटना हुई, 9/11 की घटना हुई, तो ईडी के कानून इस तरह से बने कि जो ड्रग्स का और टैक्स टेररिज्म और हवाला और ये सारा पैसा है, उसके लिए कॉमन कानून हो लोकतांत्रिक और अन्य मुल्कों में, और देश और दुनिया भर की जो देश है इन कानूनों से के माध्यम से टेररिज्म को कर्ब कर सके। ये इसका बुनियाद था। ईडी उसी लिए बनी थी। आज ईडी का दुरुपयोग क्या था? ईडी के अंदर आज कॉपीराइट के कानून है, कॉपीराइट के कानून। ईडी में यू आर गिल्टी अंटिल यू प्रूव योरसेल्फ इनोसेंट, बेल नहीं मिलता है। पर जो कानून तोड़ नहीं रहा है उसको ईडी सीबीआई से डर क्यों? बात ये नहीं है। और जिनको डर है मतलब वो कानून तोड़ रहा है? ऐसे बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार का, क्योंकि जब ईडी में अगर आप चार्ज होते हो, अगर आप इनोसेंट भी हो, प्रिज्यूम होता है कि आप गिल्टी हो जब तक आप खुद को बेगुनाह साबित नहीं करते, तो आपको बेल ही नहीं मिलेगी। तो जब सरकार जानती है, अगर पूर्णिमा सरकार आपको फिक्स करना चाहती है, वो ये कर दे, नहीं हमें शक है कि पूर्णिमा गिल्टी है, बस आपने कानून बिल्कुल नहीं तोड़ा, लेकिन कोर्ट प्रिज्यूम करेगा कि पूर्णिमा गिल्टी है जब तक वो अपने आप को इनोसेंट साबित नहीं कर पाए। वो गलत है ईडी। लेकिन आजकल तो फिर ये हो गया है कि चोरी कर लो, भ्रष्टाचार कर लो और फिर कह दो कि ईडी सीबीआई की रेड पड़ जाएगी हमारे यहाँ। तो सरकार जो है, और ईडी सीबीआई का, क्योंकि सरकार ईडी सीबीआई को चला, और ईडी का कन्विक्शन रेट कितना है? ईडी का कन्विक्शन रेट फिर भी बहुत बेहतर है। 2014 से पहले कितना था याद करिए? नहीं, ईडी उसमें भी 2014 मैं बताता हूँ, मैं जानता हूँ ईडी का वो प्रेस रिलीज जिसकी आप बात करें वो भी गलत है। और अफसोस है कि इस तरह के आईपीएस और आईआरएस अफसर सरकार के पीआर करते हैं, अपनी नौकरी को छोड़कर सरकार की पीआर करते हैं। ईडी का कॉन्विक्शन रेट जब जो ये आप कहते हैं 90% हुआ है, वो सारे केसेस यूपीए के थे, वहां पे 90% है। वर्तमान सरकार में 0.6% है। जो केसेस का कॉन्विक्शन हुआ है वो पहली सरकार के कॉन्विक्शन है, वहां पे 90% है, और वो 26 ऑड केसेस है, 23 में कॉन्विक्शन हुआ है। बताइए मुझे, ये जो 700, 800, 1000 केसेस है, कितने कॉन्विक्शन हुए? 0.6%। क्यों? और पहली की जब सरकार थी, वाजपेयी जी की सरकार और मनमोहन सिंह जी की सरकार, जिन्होंने नोटिफाई किया, फिर चिदम्बरम जी की सरकार ने एक्सेप्शंस लाए, उसमें आप गिल्टी नहीं थे जब तक आप खुद को इनोसेंट साबित नहीं करें। वो ये सरकार ने लाए 2018 में। ओवरऑल सिर्फ मैं ईडी सीबीआई की बात नहीं करूं, अदरवाइज भी कन्विक्शन रेट हमारे यहाँ जिस तरीके का हमारा सिस्टम है या स्लो है या केसेस पेंडिंग है, तो ऐसे तो हर एक क्राइम में कन्विक्शन रेट बहुत कम है हमारे। आई एग्री विथ यू। तो फिर जुडिशियल रिफॉर्म्स के लिए वर्तमान सरकार ने क्या करी? इस पे घेरो ने पार्लियामेंट में। बट माय पॉइंट इज, मैं कहता हूं कि 2014 से पहले ऐसा क्या बहुत अच्छा था जो 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तहसीन पुनेवाला को क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं। डू यू लाइक हिम? या यू लाइक हिम? मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेश जाते बहुत अच्छे लगते हैं। क्या मिडिल ईस्ट जाते हैं, स्टेट्समैन है। मिडिल ईस्ट नहीं, सब जगह, यूक्रेन जाते, रशिया जाते, मिडिल ईस्ट नहीं, वो स्टेट्समैन है। लेकिन जब भारत में आते, मगरमच्छ, मछली, मंगलसूत्र, बकरी, ये सारी बातें करते, मुझे वो वाले प्रधानमंत्री। मछली प्रधानमंत्री ने पकाई या राहुल गांधी ने पकाई? जिसने भी पकाई, सवाल है ये देश के मुद्दे हैं। वीडियो किसने पोस्ट किया? प्रधानमंत्री ने पोस्ट किया या किसने किया? साथ में लालू प्रसाद यादव से रेसिपी कौन सी? लेकिन अगर राहुल गांधी अपने कुकिंग का एक यूट्यूब वीडियो बनाते, उसमें प्रधानमंत्री जी को उसको मुद्दा क्यों बनाना है? भैंस का मुद्दा क्यों बनाना है? ये क्यों कहना है कि जो एक वर्ग है वो आपके भैंस ले जाएंगे? संविधान खत्म हो गया, विपक्ष ने मुद्दा क्यों बनाया? देखिए, संविधान के बारे में मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। किसी भी लोकतांत्रिक मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा एक लिविंग डॉक्यूमेंट होता है। ये बाबा साहेब आम्बेडकर ने भी कहा था, और हमेशा हम सबको ये करना चाहिए, प्रण लेना चाहिए कि उसकी हमेशा हम रक्षा करें। हर एक सरकार विदाउट एक्सेप्शन उस संविधान को
थोड़ा सा दबाने की कोशिश करेगी, और हमारा एक कर्तव्य है कि हमारे जो मूल अधिकार है, बेसिक राइट्स है, वो कभी भी कोई भी सरकार नहीं दबाए। मैं दोबारा से उस चीज़ पे आता हूँ जो आप जुडिशियल पे कह रहे, जुडिशियल रिफॉर्म्स पे वर्तमान सरकार ने क्या किया। ये सारी बात मैं मान ली 2014 के पहले भारत खराब था, 2014 के बाद तो मोदी जी आए और 11 साल प्रधानमंत्री, क्या रिफॉर्म्स उन्होंने किया जिससे जुडिशियल रिफॉर्म्स कुछ नहीं बदला। आप कह रहे हैं जुडिशियल रिफॉर्म्स नहीं, ओवरऑल देश में कुछ नहीं बदला। ओवरऑल ऑफ कोर्स ओवरऑल देश बहुत बेहतर हुआ है। आप बाहर जाइए, देश की छवि बहुत बेहतर हुई है। यस, मैं मानता हूँ और मैं उनको बधाई देता हूँ, मैं साधुवाद देता हूँ, लेकिन क्या देश की छवि सिर्फ 2014 के बाद बाद तो कहते हैं कि देश में 70 साल में जो कूड़ा हुआ उसको साफ करने में तो समय लगेगा। वो भी विदेश में कहा, विदेश में ये सारी बातें करनी चाहिए प्रधानमंत्री को। लेकिन मैं आपसे, तो राहुल गांधी विदेश में जो करते हैं वो मैं एग्री नहीं करता उस चीज से। तो फिर कौन है जो नहीं करता? अगर प्रधानमंत्री करते तो दिक्कत, राहुल गांधी करते तो नहीं होना चाहिए। देश आगे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 70 साल के बाद देश की छवि बढ़ी, मैं चलो मान लेता हूँ। मुझे बताइए, मनमोहन सिंह जी जिनका भी हाल में देहांत हुआ, हमें न्यूक्लियर डील ला कर दिया, 123 एग्रीमेंट, हम एनर्जी के सिग्नेटरीज नहीं थे। यही भाजपा कैश ले आई थी पार्लियामेंट में उस डील को स्कटल करने के लिए। मैं मनमोहन सिंह जी से मिला था जब न्यूक्लियर डील हुए थे, और मैंने मनमोहन सिंह जी से पूछा था न्यूक्लियर डील क्यों ज़रूरी है। जब मैं नया नया टीवी पर आता था, बहुत यंग था, तो उन्होंने बताया था कि अगर भारत को गरीबी हटाना है तो हमें 7 से 8% अगले 20 साल तक ग्रो करना है, और उसके लिए हमें एनर्जी की और क्लीन एनर्जी की ज़रूरत है। सरकार उन्होंने स्टेक किए थे, न्यूक्लियर डील 123 एग्रीमेंट बना था, और उसमें भारत को एक्सेप्शन मिला था। भारत के लिए फ्रांस, जापान और अमेरिका ने एक्सेप्शन किया था। शिंजो आबे को याद कीजिए, 2007 में आप तो पत्रकार थी जब आए थे, क्वाड का जन्म तब हुआ था। ये क्या पहली बार हुआ है? बट इन सब ग्रुप्स में भारत की पोजीशनिंग आप मानते हैं कि स्ट्रांग हुई है? बिल्कुल हुई। आप आज मानते जैसे हैं कि ग्लोबल साउथ की वॉइस के तौर पर भारत ने अपनी इमेज को बहुत बेहतर किया है? यस, और ग्लोबल साउथ को मानते हैं कि ग्लोबल रेटिंग्स में प्रधानमंत्री मोदी की रेटिंग टॉप पर होना भारत के लिए मुझे बहुत गर्व है, अच्छी बात है? मुझे बहुत गर्व क्या है। आप ये मानते हैं कि जब प्रधानमंत्री 2047 की बात करते हैं, जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें एक डेवलप्ड कंट्री बनना है, उसके लिए विदेशों से इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, जब बाहर प्रधानमंत्री जाते हैं इंडियन डायस्पोरा को रेफर करते हैं, तो ये मेक श्योर करते हैं कि वो इंडियन डायस्पोरा भारत के साथ कनेक्टेड रहे, जो बाहर की कंट्रीज हैं वो इन्वेस्टमेंट देती रहे। इज इट नॉट गुड? वेरी गुड, ऑल इज गुड, वेरी गुड, एक्सेप्ट 2047 का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, मैं दोबारा से पूछता हूँ, हाउ डज ही प्लान टू अचीव इट? व्हाट इज द रिफॉर्म्स? बिना क्वांटम कंप्यूटर और बिना एआई नहीं होगे। एआई के में आपके नए जॉब्स आएंगे, एआई में आपको इतने लोगों की ज़रूरत नहीं होगी, एआई से आपका एफिशिएंसी बढ़ेगी, और जो लोग हैं वो माइक्रो बिजनेसेस करेंगे, इसकी वजह से प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। क्या हमने उसका प्लान बनाया? आप मुझे बताइए, एआई का प्लान क्या है? आप मुझे बताइए क्रिप्टो के लेकर हमारा प्लान क्या है, ब्लॉकचेन को लेकर हमारा प्लान क्या है? ये सोचा था कि भारत डिजिटल इंडिया के क्षेत्र में इतना अच्छा करेगा? जब एक बच्चा पैदा होता है तहसीन, तो वो पहले घुटने के बल चलता है, फिर उसके बाद धीमे धीमे चलना शुरू करता है, कई बार लुढ़कता है, कई बार गिरता है, कई बार संभलता है, फिर एक समय बाद वो दौड़ना शुरू कर देता है। क्या हम इस प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव अप्रोच के साथ भारत की ग्रोथ को नहीं देख सकते हैं? नॉट इन द डिजिटल एज। हम बहुत पीछे हो रहे हैं इन द डिजिटल एज। मैं दोबारा से कह रहा हूँ, जो प्रोग्रेस यूरोप और अमेरिका और चाइना डिजिटल एज में क्वांटम कंप्यूटर्स के साथ कर रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटर्स से दुनिया बदलेगी। हम वहाँ पर नहीं है। और एक बार हो गया हम वेब 2.0 में, वेब 3.0 की मैं दोबारा से तीसरी बार पूछ रहा हूँ, पॉलिसीज क्या है वर्तमान सरकार की? ब्लॉकचेन की पॉलिसी क्या है? ब्लॉकचेन इज अ रियलिटी, क्या है पॉलिसी? क्रिप्टो पे पॉलिसी क्या है? आप टैक्स ले रहे हो, आपको ये नहीं पता क्रिप्टो लीगल है या इलीगल है। वी आर गोइंग टू, और मैं मानता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री में वो ओहदा है कि वो ग्लोबल डिस्कशंस इस पे ले सकते हैं। एग्जाम्पल, मैं एआई की बात करता हूँ, एआई के साथ ग्लोबल क्राइम हो गया, हमें ऐसी लेजिस्लेशन की ज़रूरत होगी कि ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ कोई व्यक्ति अगर पूर्णिमा का एक फेक वीडियो या तहसीन का एक फेक वीडियो, प्रधानमंत्री का या किसी का एक वीडियो, या कोई क्राइम करने की कोशिश करता है, हमें ग्लोबल लेजिस्लेशन की ज़रूरत होगी जिसके कारण वो क्राइम अगर इंडिया में हो वो प्रोसिक्यूट हो सके। क्या हम उस पर डिस्कशन कर रहे हैं? क्या हम इंडिया में उस पर डिस्कशन कर रहे हैं? इंडिया में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एआई के माध्यम से हम देख रहे हैं कैसे वीडियोज़ बन रहे हैं। What is our policy to that? हमें कुछ नहीं पता। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, we have no policy। हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि जो लोग पैसे कमा रहे, टैक्स वाले जाते हैं उनको लूटते, और उसके बाद हम रेवड़ी बांट रहे हैं। how are we empowering the common man or the common woman? कोई नहीं कर रहा है। और ये भाजपा से ज़्यादा सोशलिस्ट मैंने गवर्नमेंट नहीं देखी है। क्या है अगले 20 साल के लिए विजन? अच्छा,
हिंदू मुसलमान कर रहे हैं देश में। मैं ये नहीं कर रहा सिर्फ भाजपा कर रही है, दूसरी साइड भी कर रही है। अगर ये कर रहे तो वो भी कर रहे। आगे क्या है, आगे के लिए रोड मैप क्या है? अगर धर्म खतरे में है, भाजपा वाले के नेता क्यों, इनके बच्चे क्यों नहीं आते सड़क पे? इनके बच्चे क्यों जा रहे विदेश में साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए, अंग्रेजी में पढ़ाई करने के लिए? अगर कौम खतरे में, ओवैसी साहब के बच्चे क्यों जा रहे हैं लंदन साइंस टेक्नोलॉजी और अंग्रेजी पढ़ने के लिए? ये क्यों सड़क पे नहीं उतरते? ये सवाल उठने चाहिए। हिंदू मुसलमान यहाँ करा रहे, ये क्या देश के मुद्दे हैं? देश का मुद्दा है अगले 20-25 साल में हम कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं ताकि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो एक अच्छी जिंदगी जी सके। उसमें कोई बातचीत अच्छा, नहीं। टेल मी समथिंग, ये बहुत आपकी तरफ से बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और भी, यस देयर शुड बी अ डिस्कशन अबाउट इट, लेकिन ये जॉर्ज सोरोस का क्या कनेक्शन है? इज इट ट्रू? मैं मानता हूँ व्यक्तिगत तौर से जॉर्ज सोरोस एक डेंजरस मैन है। मैं मानता हूँ ये जो उसने बैंक ऑफ इंग्लैंड में क्या वगैरह किया, मैं मानता हूँ ये डेंजरस मैन है। लेकिन क्या वो हमारी इकॉनमी और हमारी डेमोक्रेसी को उस तरह से खतरा है? ये हम सबको सोचना चाहिए। फ्री मार्केट्स में दे विल ऑलवेज बी अ शॉर्ट सेलर, दे विल ऑलवेज बी अ लॉन्ग बायर। जब मैं बेचूंगा, मैं तभी बेच सकता हूँ जब आप खरीदो। एक हमें डिसाइड करना है, डू वी वांट फ्री मार्केट्स, क्या गवर्नमेंट कंट्रोल करे? और जैसे राकेश झुनझुनवाला मुझे कहते थे, गवर्नमेंट्स कैन कंट्रोल, नेवर कंट्रोल मार्केट्स। जिन मुल्कों ने मार्केट्स को कंट्रोल करने की कोशिश की वो मुल्क तबाह हो गए। यू रिक्वायर फ्री मार्केट्स विद रेगुलेशंस। तो इन अ फ्री मार्केट इज ऑलवेज रिस्क ऑफ समबडी गोइंग शॉर्ट, कोई हमेशा लॉन्ग जाएगा। वहां पर रेगुलेशंस होना जरूरी है। क्या जॉर्ज सोरोस भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को खत्म कर सकता है? क्या भारत इतना कमजोर देश है कि 11 साल नरेंद्र मोदी जी के होने के बाद एक 90 साल का बुढ़ा व्यक्ति भारत के लोकतंत्र को खत्म कर सकता है? क्या जॉर्ज सोरोस का कांग्रेस के साथ कोई कनेक्शन है? जॉर्ज सोरोस का एनजीओ तब आया जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। जॉर्ज सोरोस के एनजीओ ने जिन जिन को फंडिंग किया, जिन जिन संस्थाओं को फंडिंग किया, उसमें से वर्तमान में कौन से मिनिस्टर्स और एमपीज पड़े भाजपा के, उसका आप रिपोर्ट निकालिए। देखिए, जॉर्ज सोरोस के कुछ ग्रैंडियर सपने होंगे और उसके सपने के वो अपने सपने रख सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था और भारत का लोकतंत्र मुझे लगता है ये मजबूत है, और अगर सरकार रेगुलेशंस रखे तो कोई भी जॉर्ज सोरोस या कोई भी और व्यक्ति इसको नहीं डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन हमें लोकतंत्र को मजबूत रखना चाहिए। उसके लिए हमें ज़्यादा फ्री स्पीच और फ्री मार्केट्स चाहिए, ना कि हमें उसे कर्ब करना होगा। जल्दी से कुछ क्विक क्वेश्चंस लेती हूँ तहसीन। टेल मी समथिंग अबाउट राहुल गांधी। लोग कहते हैं कि वो एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, True. लेकिन एक अच्छे नेता नहीं है। डू यू एग्री? आई थिंक ही इज़ अ गुड Politician. आई थिंक वो अच्छे व्यक्ति है। मुझे लगता है उनके जो देश के प्रति उनका जो भाव है, जो उनका एक एम्बिशन है, वो अच्छा है। मुझे लगता है उन्हें अपने स्पीचेस पे थोड़ा सा काम करना चाहिए। तो कौन है पीछे जो उनकी स्पीचेस लिख के देता है? मुझे लगता है कांग्रेस की सबसे बेस्ट स्पीकर प्रियंका गांधी वाड्रा है और सचिन पायलट है। बट उनको, प्रियंका गांधी को तो कौन आगे आने देता है? क्योंकि अब राहुल आप गांधी देखिए, जो है जिस वो दिन प्रिंस उन्होंने हैं। अभी जिस दिन आप देखिए प्रियंका जी ने स्पीच दिया पार्लियामेंट के अंदर, उनका उस दिन अल्लू अर्जुन अरेस्ट हो गए। सारा डिबेट अल्लू अर्जुन पे चला गया। तो कांग्रेस को भी इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। वो तो रेवंता रेड्डी का अपना कौन कितना बड़ा परिवार, सेलिब्रिटी परिवार, किसका वर्चस्व ज्यादा साउथ के टॉलीवुड में, वो तो वो अलग लड़ाई है। पर कांग्रेस को बट फिर मीडिया में नैरेटिव कौन सा बना? बट प्रियंका गांधी, पर उस दिन मीडिया में नैरेटिव कौन सा बना? बट प्रियंका गांधी को इतने समय तक बैकग्राउंड में क्यों रखा गया, डिस्पाइट ऑफ नोइंग कि प्रियंका गांधी, अगर जैसा आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छी, व्हाई नॉट देन? आई डोंट थिंक उनको बैकग्राउंड में रखा गया। मुझे लगता है उनकी चॉइस थी। बट मैं दोबारा से कह रहा हूँ, कांग्रेस को इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। चॉइस तो राहुल गांधी की भी थी कि उन्हें एक्टिव पॉलिटिक्स में उस तरीके से नहीं रहना है, पर धकेल के लाया गया ना। आगे रहिए, एलओपी बनिए, अरे कांग्रेस के अध्यक्ष। मुझे नहीं पता वो चाहते थे या नहीं चाहते, ये बात मुझे नहीं पता। मैं जानता हूँ कि इस वक्त वो बहुत एंथुजियास्टिक है देश को लेकर, देश के भविष्य को लेकर। वो क्या चाहते थे ये मुझे नहीं चाहता, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि जब प्रियंका जी ने चूज़ किया कि उनको पॉलिटिक्स में आना है, उनके परिवार ने उनका साथ दिया। लेकिन मैं दोबारा से कह रहा हूँ, आप देखिए जब माननीय प्रधानमंत्री जी का कोई फंक्शन चलता है, हिम्मत है एक भी बीजेपी के मिनिस्टर की कोई इंटरव्यू दे, कोई बात करे? और आप प्रियंका जी का पहला स्पीच हुआ पार्लियामेंट में, अल्लू अर्जुन जी अरेस्ट हो गए, सारा सोशल मीडिया पे वही ट्रेंड हो गया। तो गलतियां तो हो रही है ना। तो कांग्रेस को अपने कम्युनिकेशन को देखना चाहिए। हर चीज को बीजेपी पर डाल देना, मैं बीजेपी में नहीं डाल रहा, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस को अपना कम्युनिकेशन देखना चाहिए। नहीं तो कांग्रेस क्या, अगर ऐसे ही चलता रहा फिर तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी। तो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कांग्रेस खत्म हो जाएगी तहसीन, अगर ऐसे ही चला तो। कांग्रेस खत्म नहीं होगी क्योंकि कांग्रेस देश की पार्टी है, लेकिन
अलायंस एक्सेप्ट नहीं कर रहा, राहुल गांधी को चेहरा नहीं रखना चाहता, ममता But अभी कौन बनर्जी से को आगे लोकसभा बढ़ाना चुनाव है? चाहते हैं। विधानसभा के चुनाव तो अब हारते जा रहे हैं, विधानसभा के चुनाव वहां पर इज इट नॉट डेंजरस? डेंजरस है। हरियाणा नहीं हारना चाहिए था, फिर अगर महाराष्ट्र में। आपको, फिर अगर बीजेपी कहती है But मुझे कांग्रेस बताओ, मुक्त भारत, तो फिर मुझे आप बताओ, तो कांग्रेस अब आप खुद ही मुझे- हार रही है। अब मुझे बताओ, महाराष्ट्र में क्या जरूरत थी वो संजय राउत जी को इतना फुटेज देने की? संजय राउत हीरो बनना चाहते होंगे। रोज सुबह संजय राउत जी कुछ बोलते और पोलराइजेशन हो जाता। एक हमारे महाराष्ट्र में मोहतरमा थी, उनके शौहर भी लड़ रहे थे चुनाव। ऐसे ऐसे मौलाना को मिली वो जो कहते तालिबान अच्छे हैं। किसकी बात कर रहे हैं आप समझदार हो? ऐसे ऐसे मौलाना महाराष्ट्र में पहुंच गए थे जो कहते गजवाए हिंद होना चाहिए। क्या जरूरत थी पोलराइजेशन की? देखिए, बीजेपी हमेशा पोलराइजेशन करेगी। उन्होंने झारखंड में भी किया। झारखंड में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन जी ने पोलराइजेशन होने नहीं दिया। वो बिल्कुल ट्राइबल के मुद्दों पर और झारखंड के मुद्दे पर बने रहे। लेकिन यहाँ पर आपको क्या होता है? ये लोग अगर पोलराइजेशन होने दे रहे हैं, बयान दे रहे हैं, तो फिर तो ये इतने बयान कच्चे दे रहे हैं, ऐसे खिलाड़ी, मौलाना ये साहब से मिल इतने रहे हैं। कच्चे खिलाड़ी हैं राजनीति के, अब समझ में नहीं आ रहा कि किसके अब इशारे आप पर हरियाणा काम कर में देते आप हैं। देखिए, अब आप हरियाणा देखिए, क्या जरूरत थी शैलजा जी को साइडलाइन करने की? तो किसने किया? बीजेपी ने नहीं किया ना। ये तो That गलतियां is what I'm हैं। तो ये तो saying, कांग्रेस की कि गलती है। आप अपनी गलतियां, आप अब सेल्फ एनालिसिस करते नहीं अब ये हैं। जो अब देखिए, वो दुग्गल मैं- साहब है, मैं एक कांग्रेस के दुग्गल साहब है। कांग्रेस के वो किसी दिन कभी वो आरटीआई एक्टिविस्ट होते, कभी किसान नेता होते, कभी हरियाणा के नेता होते, कभी क्लाइमेट एक्टिविस्ट होते, कभी सेफोलॉजिस्ट होते। दुग्गल साहब कहते हैं कि हरियाणा में सुनामी है कांग्रेस की। मतलब वो कौन सी दुनिया में जीते? वो क्वांटम में एक थियोरी होती है, क्वांटम में मल्टीवर्स, अलग अलग यूनिवर्स। वो एक अलग यूनिवर्स में जीते। मतलब क्या बोल रहे हो? मतलब कुछ तो करो। फिर कहते हैं अरे इनको ये सही मिला, वो सही है। बन घड़ी भी दिन में 2 बार सही होती है। ऐसे लोगों को, ये जितने वामपंथी लोग हैं, कांग्रेस बर्बाद होगी। होगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तहसीन, सिंस यू हैव बीन एन इनसाइडर इन I कांग्रेस am. एंड यू आर ऑलरेडी, मुझे सब समझ यू में आर आता। स्टिल, बट मैं कह रही हूँ कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो वाकई में कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। हाँ। फिर आप आगे भविष्य में कहाँ पर अपने आप को स्टैंड आउट? राहुल गांधी का राजनीतिक भविष्य क्या है? मुझे देश के भविष्य में दिलचस्पी है, इंडिविजुअल्स की नहीं। पर ऑफकोर्स राहुल का भविष्य अच्छा होगा अगर राहुल जी सही मुद्दों को उठाए और थोड़ा सा जो वामपंथी लोग हैं उनसे पर वो थोड़ा सा, नहीं हो रहा ना, नहीं वो उठा रहे और बेचारे, लेफ्टिस्ट के साथ रहना मजबूरी है। तो वामपंथी हमेशा देश का नुकसान करती है। वामपंथियों से मैं खिलाफ हूँ हमेशा, और उनकी उस विचारधारा से मैं खिलाफ हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें एक वेलफेयर स्टेट नहीं होना चाहिए, हमें वेलफेयर स्टेट बिल्कुल होना चाहिए। पूर्णिमा, हर एक व्यक्ति को स्वास्थ्य और शिक्षा मिलनी चाहिए जो एक पैसे वाले को मिलता है, वो सबका अधिकार होना चाहिए। एक वेलफेयर स्टेट के अंदर हर एक गरीब का हाथ पकड़ना सरकार का दायित्व है, इसीलिए हम आज़ाद हुए। इसलिए पंडित नेहरू जी ने कहा था ट्विस्टेड डेस्टिनी में हर आंसू से आंख पहुँचना, ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन वामपंथी जो है देश को बर्बाद कर रहे हैं, इनकी जो विचारधारा है, और लेफ्टिस्ट आइडिया अब कोई एक्सेप्ट नहीं करता। देश एस्पिरेशनल हो गया है, देश एस्पिरेशनल हो चुका है, यंगस्टर्स एस्पिरेशनल हो चुके हैं। वो चाहते हैं कि जो वो सोशल मीडिया में देखते, जो ग्लोबल दुनिया में देख रहे, वो चाहते उन्हें भी वो मिले। वो जो एक था कि हम सब मिडिल क्लास रहे, हम सब गरीब रहे, अब वो चेंज हो चुके हैं। सब पैसे वाले बनना चाहते, सब देश के लिए काम करना चाहते, सब आगे बढ़ना चाहते, सब एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। हमें उसके साथ अडेप्ट करना होगा, वो वैल्यूज़ हमें लानी होगी, और सोसाइटी में वो वैल्यूज़ है। और बहुत सारी चेंजेस आएगी अब सोसाइटी के अंदर, हमें उन्हें रिफ्लेक्ट करना होगा। पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम है उन्हें रिफ्लेक्ट करना, और हमें स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा करते कैसे देश बनाना है, वो ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं मानता हूँ रियल एस्टेट में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स है अर्बन इंडिया में जो घर अब नहीं खरीदेंगे, वो रेंट आउट करेंगे, वो फ्री होना चाहते। लेकिन घर की भी डिमांड्स होगी, क्योंकि कोई ना कोई तो घर को रेंट आउट करेगा। हमें वो जो चेंजिंग इक्वेशन है उस पर बात करनी होगी, रियल एस्टेट वालों से हमें बात करना होगा। तब जब हम एक पॉलिसी विजन देंगे अगले 50 साल में भारत का रियल एस्टेट का जो मैप है वो क्या है, अगले 50 साल में हेल्थ केयर का। मैं आपको बता रहा हूँ, AI के आने से हेल्थ केयर ट्रांसफॉर्म होगा भारत के अंदर। इतने हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं होगी, रोबोट्स ऑपरेशन कर देंगे, कैंसर का क्योर आएगा क्वांटम के आते हुए। तो जो डॉक्टर्स, एक्स्ट्रा डॉक्टर्स है, जैसे डॉक्टर्स कॉन्सेंट्रेटेड है दिल्ली में, मुंबई में, मेट्रोज में, वो गांव में जा सकते हैं। वहाँ पे टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्वास्थ्य अच्छा मिल सकता है, जिसके कारण लोगों की आयु बढ़ सकती है। 130-140 साल की आयु हो सकती है। आज से 30 साल पहले आयु कितनी थी? 40-45, आज हो गई 60। ये क्यों अगले 40-50 साल में 130-140 साल की हम क्वालिटी लाइफ नहीं दे सकते? हम उसके तरफ काम कर रहे हैं।
इलॉन मस्क जो कह रहा है हमें मार्स को कॉलोनाइज करना है, अगले 100-150 साल में हम मार्स पे जा सकते हैं, उसकी तरफ भारत क्या काम कर रहा है? इन चीजों पे हमें बातचीत करनी चाहिए. नहीं, लेकिन भारत और इसरो ने काफी काम किया है. Yes, but ISRO is a government organization. We need private participation, private minds in this. You जितने mean भी to say we private need minds Elon Musk? मैं कह रहा हूँ इलॉन मस्क को हम हमें इलॉन Elon मस्क की Musk तारीफ चाहिए, करते हमें हैं. अडानी से हमें दिक्कत. नहीं, हम इलॉन मस्क की तारीफ करते हैं. हम इंडिया में इलॉन मस्क क्यों पैदा नहीं कर सकते? जहाँ तक आपने दूसरे उस उद्योगपति का नाम किया, मैं उनके कोई खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस इज द फ्यूचर. जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार के साथ काम करते हैं वो ठीक है, उनका बिजनेस बढ़ता है और उसमें वो जॉब्स देते हैं, वो एक क्वालिटी ऑफ जॉब्स है. टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस में भारत की तरह, अनलेस वी डोंट स्टार्ट इनोवेटिंग टेक्नोलॉजिकली, हमें टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस करने. मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ. हम सबको नाज है कोविड की वैक्सीन्स पर, लेकिन वो वैक्सीन्स भारत ने नहीं बनाए थे. जो भारत की वैक्सीन थी, भारत बायोटेक की वैक्सीन, वो तो WHO ने एक्सेप्ट नहीं करी. अब आप कह सकते हो WHO में पॉलिटिक्स है या नहीं है. जो दूसरी वैक्सीन थी कोविशील्ड, वो तो एस्ट्रा और ऑक्सफोर्ड ने बनाई थी, भारत में मैन्युफैक्चर हुई थी, अदर ने उसे मैन्युफैक्चर किया था. वेयर इज द टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस? वी हैव टू डू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, और भारत कर सकता है, भारत में वो टैलेंट है. लेकिन उसके लिए आपको टैक्स ब्रेक्स देना होगा, उसके लिए आपको स्पेशल एरियाज बनाने होंगे इनोवेशन के लिए, उसके लिए आपको. बट आई थिंक थिंग्स हैव बीन चेंजिंग. मतलब तो फिर आपके सारे फिनटेक AI, आपके सारे फिनटेक एंटरप्रेन्योर दुबई में क्यों रजिस्टर कर रहे हैं? कि किस तरीके से पिछले काफ़ी समय में हमने टेक्नोलॉजी को शेयर किया है बड़े देशों के साथ, हमने उनसे शेयर किया है, हमने उनसे सीखा है. बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं. हम जब सब लोकल के लिए वोकल होने की बात करते हैं, हमने टेक्नोलॉजी डिफेंस सेक्टर में हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजी को दूसरे देशों से सीखा है. इनोवेशंस में मैं स्टार्टअप्स को बहुत इंपॉर्टेंट मानती हूँ. और सारे और फिनटेक एग्जैक्टली, और सारे फिनटेक स्टार्टअप्स अब दुबई में रजिस्टर हो रहे. क्यों? यही प्रॉब्लम है, क्योंकि आपकी रोड मैप लेनी. आप, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कहती है क्रिप्टो, हमें ये नहीं पता क्रिप्टो लीगल है या इलीगल है, लेकिन उस पर टैक्स. नाउ यू गिव मी अ हाई फाइव फर्स्ट ऑफ ऑल. अब मैं कुछ फ्रीडम जरा लेने वाली हूँ कुछ सवालों के लिए. बहुत हो गई पॉलिटिक्स की बात, अब मैं थोड़ा पॉलिटिक्स से आगे जाना चाहती हूँ. टेल मी तहसीन, सो यू आर अ मुस्लिम राइट? हाँ, बट मैं एथिस्ट हूँ. आप एथिस्ट हैं, सो आप नमाज पढ़ते हैं? नहीं, एक भी बार नहीं. नहीं, मैं नमाज नहीं पढ़ता. बट मैं मेडिटेशन करता हूँ. आप मेडिटेशन करते हैं, लेकिन मैं तंत्र साधना करता हूँ. हाँ. मैं तंत्र करता हूँ. मैं शव साधना करता हूँ सुबह 4 बजे. मैं बहुत सारे साधना करता हूँ, ब्रह्म साधना वगैरह, जो तंत्र के अलग अलग पहलू है. लेकिन मैं शव साधना बहुत करता हूँ. वो मैं ग्रेवयार्ड जाकर करता हूँ. आप जानती हो बात? मैं ग्रेवयार्ड में जाता हूँ, शमशान में. भैरव से मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है, भैरव जी से. लेकिन ये जो एथिस्ट होना है, ये बहुत सारे लोगों को, और बीइंग अ मुस्लिम, इफ़ यू आर एन एथिस्ट, हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे मुस्लिम्स हैं जिनको ये बात पसंद ना हो. इनफैक्ट मुझे लगता है आपको पता भी होगा कि बहुत सारे लोग शायद इस बात को पसंद थ्रेट्स मिलते रहते हैं. अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले थ्रेट्स आया किसी का कि कह रहे कि आपने हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ क्यों बोला. अभी 3-4 दिन पहले. तो अब वो होते, अब वो आते जिनको करना है. बट देखिए, जो है, मैं उन चीज़ों में यकीन करता हूँ, और जो मैं अपनी मेडिटेशन, मेरे लिए सब कुछ है. मैं रोज़ सुबह 3:45-4 बजे उठता हूँ. 4 से 5, 5:15 तक मैं मेडिटेट करता हूँ रोज़. और अगर मैं काशी में कहीं हूँ तो मैं फिर ग्रेवयार्ड में जाकर मेडिटेट करता हूँ. मुझे वहाँ पर बहुत सुकून मिलता है. मेरा मेडिटेशन मेरा सब कुछ है. तंत्र मेरा सब कुछ है. मैं तंत्र में बहुत यकीन रखता हूँ. और तंत्र एक साइंस है. तंत्र कोई ब्लैक मैजिक नहीं, ओकुल्ट नहीं है, वरना ये सारे लोग चालू हो जाएंगे ट्रोल करना. और तंत्र से आप बहुत सारी चीज़ों को आप पा सकते हो वर्तमान दुनिया में. लेकिन वहाँ ग्रेवयार्ड में जाके आपको शांति मिलती है साधना करने में. हाँ, शव साधना करने में. तो भाई के साथ रिश्ते अच्छे रहते तो सुकून नहीं मिलता? तो वो भी आए मेरे साथ. वो भी आया करे. नहीं, मेरे इसके साथ कोई पर्सनल लड़ाई नहीं. हाँ. कुछ मुद्दों पर हम अग्री नहीं करते. एंड इट्स बेटर नॉट टू वॉश डर्टी लिनन इन पब्लिक. तो वो अलग अलग हो. बट मैं इस चीज से, वो स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? आई वांट टू नो, वो स्टार्टिंग पॉइंट क्या था जब लगा कि दोनों यू आर ब्रदर्स? हाँ, भाइयों के बीच में एग्जैक्टली. तो भाइयों के बीच में अगर कोई ऐसी बात हो जाए स्पार्क करते हुए जो लड़ाई करते हैं, एवरीबडी नोज देयर वाज डिफरेंस. यस, उसके साथ गलत हुआ. जो अनटैलेंटेड लोग थे कांग्रेस के अंदर, जिनका कोई टैलेंट नहीं है, उन्होंने उसको नीचे रखने की कोशिश की. और मैं कोशिश कर रहा था कि वो ऊपर आए और उसको वो अफेक्ट ना हो.
और आज देखो भाजपा का बेस्ट स्पोक्स पर्सन है सुधांशु जी के साथ वो। आज रोज सुबह एजेंडा सुधांशु जी और शहजादी सेट करते, रोज सुबह उनकी बाइट ANI पे चल जाती और देश का एजेंडा सेट करते। क्या टैलेंट है उस लड़के में, बट कांग्रेस के जो टैलेंटलेस लोग थे उन्होंने कोशिश की उसको नीचे रखने के लिए। लेकिन जो दिक्कत हुई उस वक्त जब वो चला गया भाजपा में, वो आपको पसंद नहीं आया? वो पसंद नहीं आया। और उस वक्त गुजरात की चुनाव चल रहे थे 2017 में, और उस वक्त कांग्रेस और भाजपा का चुनाव बहुत क्लोज था, तो एक मोमेंटम था कांग्रेस के पास, तो मुझे लगा वो बट मोमेंटम। भाई को तो भाई का साथ देना चाहिए था जब पता था कि उसके साथ गलत हो। हाँ, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि राहुल जी के साथ कुछ गलत हो। मैं चाहता था कि राहुल जी वो चुनाव जीताए कांग्रेस को, और कांग्रेस की गुजरात बट राहुल जी के साथ तो गलत करने वाले बहुत सारे हैं, उनसे तो आप नाराज नहीं हुए? हूँ मैं नाराज, मुझे पसंद नहीं आता, बट मुझे कोई भाजपा में जाए उसमें दिक्कत नहीं। मुझे उसे टाइमिंग को लेकर इशू था कि उस वक्त वो बातें नहीं निकालनी चाहिए थी। बट नाउ यू आर हैप्पी फॉर शहजाद। आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। So proud. और मुझे इस बात का बुरा लगता है कि 3 बहुत टैलेंटेड लोग कांग्रेस को छोड़ते गए भाजपा में, ज्योतिरादित्य सिंधिया, हेमंता बिस्वा शर्मा जी और शहजाद। मुझे लगता है कांग्रेस ने इन 3 लोगों और को सचिन पायलट जाते जाते रह गए। सचिन नहीं जाएंगे, लेकिन सचिन को भी अब जिम्मेदारी देनी No, होगी। but my अब point सचिन is कि ये सब सचिन वो लोग 50s में आ गए, जो टैलेंटेड हैं, जिनको कांग्रेस ने जिनके टैलेंट को रिकॉग्नाइज नहीं किया, इनके पास ऑप्शन नहीं था कि इनको दूसरी जगह जाना पड़ा जहां पर ये सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं। बट कमिंग बैक टू शहजाद एंड द फैमिली, अब मिलते हैं, घर जाते हैं, वापस साथ में रहते हैं या अलग अलग रहते हैं? सो नाउ व्हेन यू मीट स्टूडियोज में ही मिलते बस। वो घर आता है जुरवान को मिलने, जब जुरवान दिल्ली में होता है तो वो आता है घर। आपको याद नहीं आती? मिलने का मन नहीं करता? Of course करता। स्टूडियोज में तो फिर हाँ, पर मेरा भाई, पर स्टूडियोज में हम बात नहीं करते। वो डिस्टेंस ठीक है, बहुत सारी ऐसी बातें हुई है जो मैं पब्लिक में नहीं लाना चाहता हूँ, तो डिस्टेंस थोड़ा अच्छा है, इट्स गुड। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो हमेशा रहेगा, वक्त हमेशा बदलता है, मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ, टाइम विल चेंज, बट इस वक्त वो ठीक है डिस्टेंस। बट कभी ऐसा नहीं हुआ कि शाम को रिलैक्सिंग टाइम में आई डोंट ड्रिंक, Okay, मैं you don't. टी टोटलर हूँ। मैं अच्छा, चाय पीते हुए? नहीं, मैं चाय भी नहीं पीता, मैं सिर्फ ब्लैक कॉफी पीता हूँ। ब्लैक कॉफी पीते हुए। हाँ, मैं चाय पे चर्चा नहीं करता, मैं चाय पे चर्चा नहीं करता, मन की बात नहीं करता। चाय से प्रॉब्लम, मोदी से प्रॉब्लम नहीं आपको, मोदी से बट कोई एनीवेज प्रॉब्लम- ब्लैक कॉफी पीते हुए कभी मैं ऐसा? एक चीज़ आपको बताऊँ, मुझे मोदी जी बहुत पसंद है। मुझे लगता है वाकई डायनामिक प्राइम मिनिस्टर है। मतलब मुझे कुछ चीज़ें उनकी बहुत पसंद है, मतलब वो डिसीजन लेते तो उस पर अड़े रहते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि बुलाओ कि लेट्स हैव ब्लैक कॉफी, शहजाद कम ओवर, वील टॉक? कभी ऐसा मोमेंट हुआ कि हमने बैठा हो और डिफरेंसेस को सॉर्ट करने की कोशिश की नहीं, हो? अब तक नहीं हुआ है। अंदर कहीं कोई तो टीज होगी फिर इस बात को लेकर। हाँ, ऑब्वियसली इच्छा है, एंड आई थिंक कि कभी ना कभी तो वो होगा, बट अभी वो अपने आप ही वो वक्त आएगा। बट जुरवान के साथ बिकॉज ही इज वेरी क्लोज, तो हाँ, he's कभी close. तो फिर कभी घर आना होता है तो ये नहीं होता कि हम भी बैठ के मैं बात करें? अधिकतर नहीं होता हूँ, स्पेशली दिल्ली में तो मैं नहीं होता हूँ। तो आई एम, और जब पुणे वो आया था तो तब मैं दिल्ली में था उस वक्त, तो अगेन वो मुलाकात। Tell me something about your personal life apart from Shehzad. Monica, you have She's a good. beautiful wife. Thank you. So generally, and now you have Zurwan. So how things have changed? फादर बनने के बाद चीज़ें चेंज हो गई हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई, माइंडसेट में कोई चेंज हुआ है? माइंडसेट में ये चेंज हुआ है कि मैं सोचता हूँ कि मैं कैसे भारत को आने वाले भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़कर जाऊँ इन अ बेटर स्टेट जिससे मैं इनहेरिट किया हूँ। ये मेरे माइंडसेट चेंज हुई है, और मैं सोचता हूँ कि जुरवान को जो एडवांटेजेस मिलते हैं मेरे बेटे होने से, हर एक भारतीय बच्चे को मिलना चाहिए। तो एक ज़्यादा वो आ गया, और एक कि उसे मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ उसको मैं सब कुछ दूँ। तो एक वो एम भी है कि उसके लिए मैं कुछ करूँ और एक अच्छा उसे ह्यूमन बीइंग बनाऊँ, ये मैं सोचता हूँ। मैं इस चीज़ में ज़्यादा नहीं सोचता हूँ कि वो क्या पढ़ाई करेगा, क्या करेगा, क्योंकि मैं जेन्युइनली मानता हूँ ये सारी चीज़ें रेलिवेंट नहीं होगी 20 सालों में। आप किस स्कूल में जाओगे और क्या पढ़ोगे इज़ नॉट रेलिवेंट इन 20 ईयर्स, क्योंकि विद AI अगेन कमिंग इन क्वांटम, आपके स्पेक्स के अंदर, आपके ग्लासेस के अंदर, आपकी वॉच के अंदर सारे इंफॉर्मेशन होगा। इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली आपके वॉच में आएगा, पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है आपके वॉच में आएगा, तो आपको रटना नहीं होगा। तो ये जो मगिंग अप है जो हमको करना पड़ा, वो आगे वाले भविष्य को करना नहीं होगा। इनको ये सीखना होगा कि कौन सा साइट करेक्ट है, कौन सा जेन्युइन है। उनको ह्यूमैनिटीज़ और फिजिक्स सिखाना बट जरूरी है। शायद हो सकता है मुमकिन कि किसी एक बहुत छोटे से गांव में, वहाँ के किसी एक प्राइमरी स्कूल में एक कोई बच्चा हो जो सड़क पर बैठकर पढ़ाई कर रहा हो, उसके आंखों के चश्मे में शायद
दिल्ली, पाकिस्तान, इस्लामाबाद ये सब ना नजर आए। Correct. तो ये सबके लिए शायद मुमकिन उस तरीके से इसीलिए ना मैं हो। कह रहा हूँ कि अगर इक्वल भारत बनाना है, द ओनली वे पॉसिबल इज थ्रू टेक्नोलॉजी। अब आप कल्पना कीजिए कि अगेन विथ न्यू एज टेक्नोलॉजी आपको इतनी टीचर्स की ज़रूरत नहीं होगी। तो टीचर्स कैन मूव टू विलेजेस, वो अपने गांव, अपने छोटे शहर वापस जा सकते हैं जो दिल्ली में माइग्रेट किए, मुंबई में। वहाँ पे स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, वहाँ पे ये टेक्नोलॉजी आएगी और वहाँ पे वो बच्चे वही पढ़ेंगे जो दिल्ली के बच्चे पढ़े। इसलिए मैंने शुरुआत में किया, शिक्षा और स्वास्थ्य सबके लिए बराबर होगा विद द कमिंग ऑफ एआई एंड क्वांटम, और इकोनॉमी एक्चुअली बढ़ेगी। आई एम कमिंग बैक टू योर फैमिली नाउ। सो क्या कहा यह जाता है कि हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ, इज इट ट्रू? हैप्पी लाइफ तो है ही मेरी, कंप्लीटली हैप्पी है मेरी लाइफ। एंड हैप्पी वाइफ, वाइफ इज हैप्पी, सो लाइफ सो इज वाइफ इज हैप्पी, दैट्स व्हाई लाइफ इज हैप्पी। सो वो लोग जो अपनी वाइफ से खुश नहीं हैं, जिनको लगता है उनकी लाइफ में बहुत ही मोनोटोनस हो गई हैं चीज़ें, या कोई स्पार्क नहीं है, या स्पाइस्ड अप नहीं है चीज़ें, व्हाट यू हैव टू से फॉर दोस? ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और ख़ासतौर से आपकी जो जनरेशन है, यू नो, बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, फट 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 बोर हो जाते हैं। मेरी जनरेशन में और आपकी जनरेशन में फ़र्क क्या है? बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आने वाली जनरेशन में है जो अभी बहुत जल्दी बोर हो रही है। नहीं, आई थिंक पीपल शुड मेक अ चॉइस ऑफ व्हाट दे वांट टू डू विद देयर लाइफ। उनको अपनी लाइफ के साथ क्या करना सबका अधिकार है। मैं मानता हूँ कि जस्ट डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू विद योर लाइफ, बट मोर इम्पॉर्टेंटली एंजॉय योर लाइफ। मैं रियली ये मानता हूँ कि अपनी लाइफ एंजॉय करो, और लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जिनके लिए अगर आप ग्रैटिट्यूड करो और आप एंजॉय कर सकते हैं, तो आप लाइफ को अच्छी तरह से जी सकते हैं। इतनी इस जनरेशन और आने वाली जनरेशन के पास, हमारी जनरेशन और आने वाली जनरेशन के पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ एक अच्छी क्वालिटी लाइफ जीने के लिए, उन पर फोकस करो। पर तहसीन अपनी वाइफ को खुश कैसे रखते हैं? कोई मंत्र है, कोई तरीका? मंत्र ये है कि मैं उसे जो चाहिए खरीद के देता हूँ। Since you have lot of money and But- everyone, but- और हर किसी के but- पास इतना पैसा नहीं है। बट जोक्स अपार्ट, आई थिंक दी ओनली किसी भी रिलेशनशिप के अंदर आई थिंक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इवन फ्रेंडशिप, कि बी अ गुड लिसनर, सुनो और सामने वाले की बात समझो। आई थिंक दैट इज द बेस। आई थिंक एक अच्छी फ्रेंडशिप होना बहुत ज़रूरी है। Yeah. And what about this money aspect that I said? लोग कहते हैं तहसीन के पास Money, इतना I'll tell you- पैसा है कि I'll tell you तहसीन को money- ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। Nee, I'll tell you what, money is, at the end of it, at a very basic level, money is just information. But It's how bits. important is money? Money is important because it helps you live a quality life. But money, मैं जैसे बता रहा था, is not the economy. Money is not the most important thing. मैं आपको समझाता हूँ। मान लो आपके बैंक अकाउंट में 10 करोड़ रुपए और आप एक आइलैंड पे हो जहाँ पे कोई नहीं है। एक सूप या एक नूडल्स के पैकेट के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। 10 करोड़ की कोई वैल्यू नहीं। मनी कैन ओनली बी वैल्यूएबल इन अ कॉन्टेक्स्ट। इसलिए मैं कह रहा था शुरुआत में, मनी इज नथिंग बट इंफॉर्मेशन। इट्स बिट्स 1 and 0। एट अ क्वांटम लेवल मनी इज नथिंग बट बिट्स 1 and 0। इट हैज नथिंग, इट इज ओनली इंफॉर्मेशन. What you do with that information, or services and goods that you can get with that information, it's a medium of transaction information. Economy is goods and services. अगर goods और services, जैसे आप एक अकेली जगह पर हो, आपको एक नूडल्स का पैकेट चाहिए, वो गुड ज़्यादा वैल्यूबल है 10 करोड़ रुपए से। वो 10 करोड़ रुपए की आपके बैंक में उसकी कोई वैल्यू नहीं है अगर आप भूखे हो। सो गुड्स एंड सर्विसेज इज द इकोनॉमी, बट हर किसी को वो 10 करोड़ रुपए अपने बैंक अकाउंट में चाहिए, जिसके पास आप कहते हैं कुछ नहीं है, पर उसके पास उस 10 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट है। वहां पर हम वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग. Money is important. I'm not saying that. It is important in the context of the economy. नहीं, मैं बहुत लेमैन उसमें समझना चाह रही हूँ तहसील, क्योंकि पैसा है तो कहा जाता है सब कुछ है। नहीं। मनी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। कैसे? Money is not most important. Money is not most important. मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं प्योरली इकोनॉमिक टर्म्स में कह रहा हूँ, गुड्स एंड सर्विसेज आर मोर इम्पोर्टेंट देन मनी, इकोनॉमिक टर्म्स में. बट अगर लाइफ के टर्म्स में देखें तो योर हेल्थ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. अगर मैं आपके किसी भी दर्शक को 100 करोड़ रुपया दे दूँ और फिर कहो कि आपको 100 करोड़ रुपया देगा, बोलेंगे ठीक है, लेकिन शर्त है आप कल सुबह मर जाओगे. कितने लोग लेंगे? एक भी नहीं लेगा. What use is the money if you're no longer there? Health is most important. Mental peace is most important. That is your true wealth. अगर आप हेल्दी हो, आपको डिजीजेस नहीं है, आप मेहनत कर सकते हो, आपका माइंड अच्छा चल रहा है,
आप पैसे बना सकते हो. मनी इज नथिंग बट इंफॉर्मेशन, 1 and 0, इट्स बिट्स. वो आप बना सकते हो और उससे आप गुड्स और सर्विसेज खरीद. आपको पैसे से अल्टीमेटली क्या करना है? गुड्स ही खरीदने और सर्विसेज ही खरीद. पैसे से आप अल्टीमेटली क्या करोगे? वॉट यूज इज द मनी देन और गुड्स और सर्विसेज. आपके पास अगर 100 करोड़ है पर कोई गुड्स नहीं है, सर्विस नहीं है, क्या करोगे? अल्टीमेटली गुड्स एंड सर्विसेज इज मोर इंपॉर्टेंट. आप क्या खरीद सकते हो? एक अच्छी वॉच खरीद सकते हो, एक अच्छा मसाज खरीद सकते हो, एक जिम की मेंबरशिप ले सकते हो, एक अच्छे जूते खरीद सकते हो, एक अच्छी बैग. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. दैट इज योर इकोनॉमी. इकोनॉमी इज नॉट मनी. मनी इज अ मीडियम टू दैट इकोनॉमी. हम मनी के पीछे भागते हैं. बट जिसके पास पैसा होगा वो ये सब खरीदेगा ही ना, और पैसा नहीं होगा तो नहीं खरीद पाएगा. बट फिर से मैं बता रहा हूँ, it is a way of transaction. Yeah. It is a way of transaction. I'm not saying it is not important, but I'm saying it is a limited way of transaction. जैसे कि अगर आप एक आइलैंड पे होगे तो आपको सबसे ज्यादा शौक किस चीज का है? रीडिंग का. पढ़ने का. और घूमने में वेयर डू यू लाइक टू गो? एनीवेयर. आई लव ट्रैवलिंग, बट मेरा सबसे ज़्यादा शौक है रीडिंग का एंड माई मेडिटेशन. एंड हाउ आपके फादर के साथ रिलेशन कैसे बहुत रहे अच्छे थे? थे, बहुत अच्छा. वो फ्रेंडली रिलेशन रहे हैं? Yes. कुछ भी शेयर करना, बातें करना? Yes. पापा की बेस्ट एडवाइस अभी तक की याद रही हो जो हमेशा? उन्होंने 2 चीज़ कहा था मुझे, जो अंग्रेज़ी में कहा था, मैं उसको हिंदी में अनुवाद करूँगा बट पहले इंग्लिश में कहता हूँ. एक उन्होंने कहा था, द प्राइस ऑफ रिग्रेट विल ऑलवेज बी मोर देन द प्राइस यू पे टुडे फॉर ट्राइंग. तो जो भी आप रिग्रेट करोगे वो हमेशा बहुत ज़्यादा होगा उसकी प्राइस भरना. जो आप कोशिश करोगे आज, जो आप प्राइस भरोगे कोशिश करने के लिए, उसको आप अवॉइड करोगे, कहोगे कि ये बहुत मेहनत वाली चीज़ है या ये इस वक्त करना बहुत कठिन चीज़ है. जो रिग्रेट का प्राइस होगा हमेशा वो ज़्यादा होगा कि आप में काश मैंने वो कोशिश की होती. दूसरा उन्होंने कहा था कि आई शुड ऑलवेज बी वॉरियर इन अ गार्डन देन अ गार्डनर इन वॉर. हमेशा एक वॉरियर रहो गार्डनर के अंदर जो आराम से बैठा है, ना कि एक गार्डनर जो वॉर में हो. अगर आप वॉरियर होगे तो सब आपसे डरेंगे और आप में वो नियंत्रण होगा कि आप अपने आप को काबू में रखें. जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, हमारी माइथोलॉजी में भगवान राम कितने उन्होंने प्रार्थना की वरुणा से कि उन्हें रास्ता दे. जब अस्त्र निकाला तब वरुणा जी भी आगे इंसान का रूप लेकर और उनके चरणों में आगे कह के नहीं, आप नष्ट मत करना. भगवान कृष्ण ने भी 100 बार कहा ना कि नहीं, एक से एक बार चला जाए ना सुदर्शन चक्र. वो ताकत होना ज़रूरी है. जब ताकत होगी तब लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे. हमारी जो माइथोलॉजी, हमारी जो देवी देवता है, हमारे जो भगवान है, वो हमें सिखाते कि सुख से और शांति से रहो, लेकिन उनके हाथ में अस्त्र भी होते हैं कि 100 बार 101st टाइम सुदर्शन चलकर चलेगा, तीर निकलेगा. वो नाक से आप तभी डरोगे ना जब वो पॉइजनस होगा. तो कभी ऐसा हुआ कि इन एडवाइसेस के बीच में पापा की तरफ से बहुत स्ट्रिक्टनेस लाइफ में रही हो, या कभी आपके किसी डिसीजन पर उन्होंने क्वेश्चन किया हो? नेवर. Who was more supportive, your mother or your father, or both of them? Father passed away early when I was 13. तो mother, yeah. तो मामा हमेशा रही. तो you must have missed your father a lot. A lot. कैसे टैकल किया उसको? Went through a long time. I went through a lot in life. When I lost my father, I went through an emotional situation. I went through depression. I went through questioning a lot of things, but I grew from that. Difficult it was. Very difficult. बहुत मुश्किल समय था, बहुत मुश्किल. And who supported you the most? Mom. उस तरीके के समय. Mom. And what about your friends? Friends were always there. But I realized I have to be self-made. I realized कि मेरे में वो ताकत होनी चाहिए दुनिया से लड़ने के लिए. मैं विक्टिम कार्ड नहीं खेलूँगा. मैं अपनी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ का बुरा नहीं मानूंगा. मुझे इतने सारे एडवांटेजेस में मैं उस चीज़ पे आगे बढ़ूँगा. I was very clear on that. मैं बहुत फोकस्ड था उस चीज़ पर. Who is your 2 AM friend? My 2 AM, many. I have many 2 AM friends. Many. Like the one जिनके साथ आप अपने दिल की सारी बातें कर सकते हो. मैं अपने दिल की सारी बातें खुद के साथ करता हूँ अपने मेडिटेशन में. और फिर मैं अपने आप को रिफ्लेक्ट करता हूँ कि मुझे क्या अचीव करना है लाइफ में और मैं वो ज़िंदगी जीता हूँ. तो आई थिंक आई एम माई 2 AM फ्रेंड. बट आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स
और मैं इनका नाम इसलिए नहीं देता, कुछ सर्विस के अंदर है कुछ वगैरह है, तो दिक्कत उनकी हो जाएगी गवर्नमेंट सर्विस में। उस यूथ को तहसीन आप क्या कहना चाहेंगे जो शायद सेल्फ लव से बहुत दूर है? नहीं, मैं तो अपना फेवरेट हूँ। यू हैव टू लव योरसेल्फ। जब तक आप खुद को प्यार नहीं करोगे, आप दूसरों को कैसे प्यार करोगे? पर खुद को प्यार करने में आपको ऑब्सेस नहीं होना, नार्सिसिस्ट नहीं बनना है। यू हैव टू लव योरसेल्फ, रिस्पेक्ट। मैं हर चीज़ में ग्रैटिट्यूड में रहता हूँ, हर क्षण में ग्रैटिट्यूड में रहता हूँ। मैं कुछ खाता हूँ उसमें ग्रैटिट्यूड में रहता हूँ। सो आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट। तो कभी उस ग्रोइंग अप पीरियड में सेल्फ लव के साथ फ्लिंग्स रहे, रिलेशंस रहे, कभी दिल टूटा, कभी ब्रेकअप हुआ? नहीं, आई मीन आई हैव हैड relationships, but it was very normal. Yeah, it was very ब्रेकअप में प्रॉब्लम नहीं हुई? इमोशनल स्ट्रेस नहीं हुआ? नहीं, कभी I was emotionally very strong. Yeah. बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इमोशनली उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं। तो you have to work on yourself and make yourself strong. और मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि जो चीज़ है, जिससे हर चीज़ में आपको लाइफ में आपको सीखने का एक मौका मिलता है। मैं हमेशा ग्रेटफुल रहता हूँ, मेरी लाइफ में जितने भी लोग आए उनसे मुझे सीखने का मौका मिला है। I'll not take much of your time as we are about to wind up, लेकिन एक लास्ट सवाल आपसे। तहसीन की ममा तहसीन को आने वाले 10-12 सालों में कहाँ कैसे देखना चाहती हैं, और क्या घर में कोई ऐसा है जो नरेंद्र मोदी को बहुत पसंद करता हो? शहजाद, यस, बट अपार्ट फ्रॉम शहजाद एनीवन इन द फैमिली? ऐसा होता है फैमिली में कि अच्छा मैं तो नहीं लेकिन कोई आई है? थिंक माई मॉम, नहीं मैं भी तो पसंद करता हूँ प्राइम Yes, मिनिस्टर को। ऐसा नहीं है कि मैं उनको पसंद नहीं करता। कुछ उनकी चीज़ें अच्छी है, 370 हटाना अच्छा था, तो कुछ अच्छी चीज़ है, तो आई लाइक दैट। एंड आपकी ममा आपको किस तरीके से कहाँ कैसे देखना चाहती हैं? वो सब हमने डिस्कस नहीं किया, बिकॉज माई मॉम कहती नहीं कि आपको ये करना चाहिए। मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ अगले 10 सालों में? मैं मानता हूँ कि मैं देश के लिए एक ऐसा रोड मैप बनाऊँगा जो देश को आगे ले जाएगा। मैं 100% देश को आगे ले जाऊँगा। मैं मानता हूँ ये बात। देश को ज़रूरत है इस वक्त कुछ ऐसे लीडर्स की या कुछ ऐसे लोगों की जो देश को ऐसे डायरेक्शन में ले जाए जिससे देश एक्चुअल में प्रोग्रेस करें, ना कि हम इंजन विवादों में रुके हुए हैं। और सबसे मेन जो मेरा एम है, सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर बनाना इस देश के अंदर। वो मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा है इस देश में। जो टैक्स हम क्या कर रहे हैं हमारे देश में, हम कभी भी बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएंगे अगर इस तरह का टैक्स स्ट्रक्चर होगा। तो ये सारी चीज़ों पर मैं सोच रहा हूँ, मुझे इन पर अब लिखना है। अब मेरा आगे का प्लान है, इन मुद्दों पर लिखना है, सोल्यूशंस लाने। प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी मैं जानता हूँ, सोल्यूशंस क्या है? Are you planning to write a book? आई एम प्लानिंग टू राइट अ बुक। What would be the title? नॉट थॉट ऑफ इट। Something तहसीन अनफिल्टर्ड। unfiltered. That's what I wanted you here, unfiltered. I I hope you was were. I was I unfiltered. hope you were. I was. All the best. Thank you, Tessine. thank you, thank you for much. having me. Thank you so much, and I hope you guys enjoyed this podcast. Thank you so much for joining us, and thank you, Cecil. Thank you. Thank you.